अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आप लोग की होस्ट नाहिर फैज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो पब्लिक स्पीकिंग सीरीज़ से रिलेटेड है, जो कि मिस मारिया नौशीन लीड कर रही हैं और मिस मारिया नौशीन IOM की डायरेक्टर भी हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंपोनेंट ऑफ सक्सेसफुल स्पीच के है। मैं मिस मारिया नौशीन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो हमें बताइएगा कि एक स्पीच के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नाहिद। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल पीपल आर कनेक्टेड विद इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन। और इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन में तकरीबन 6 से 7 लेसन्स पब्लिक स्पीकिंग के हो चुके हैं, जिसमें हमने कोशिश की है कि पब्लिक स्पीकिंग के जितने भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उनको हम डिस्कस करें। जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि पब्लिक स्पीकिंग में फियर से रिलेटेड या और तमाम चीज़ें जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो इसमें हम लेकर आए। मॉडर्न चीज़ें जो कि पब्लिक स्पीकिंग में है वो हम लेके आए। तो आप में से बहुत से लोग हमारे साथ आज न्यू ऐसे हैं जो कनेक्टेड हैं, तो मैं उनको बताती चलूँ कि हम लोगों ने मोड्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, तरीक़ेकार जो मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं पब्लिक स्पीकिंग के, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फियर से रिलेटेड टॉपिक को भी हम डिस्कस कर चुके हैं एंड ऑल नेसेसरी टॉपिक रिलेटेड टू पब्लिक स्पीकिंग बिफोर जो कि सेशन आज हमारा हो रहा है इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जिससे आप अपनी ऑडियंस को ग्रैब कर लेते हैं, आपकी ऑडियंस आपकी तरफ मजबूर हो जाती है आपकी बात सुनने के लिए, वो है स्टोरी टेलिंग। मैं भी आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ और आपको पता चलेगा कि स्टोरी जो है वो एक पेस बना देती है, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती है कि स्पीकर और ऑडियंस के दरमियान एक लिंकेज क्रिएट हो जाता है, ना टूटने तक, एंड तक वो लिंकेज रहता है, क्योंकि ऑडियंस को पता चल जाता है कि स्पीकर की तरफ से कुछ ऐसी न्यू चीज आने वाली है जो मैंने पहले नहीं सुनी हुई। क्योंकि जो हम आम गुफ्तगू करते हैं, लाइक हम किसी पर्सनैलिटी को कोट करते हैं, तो हो सकता है कि उस पर्सनैलिटी के बारे में लोग जानते हो नहीं। ये हो सकता है कि आपकी जो स्टोरी है, स्टोरी एक ऐसी चीज है, अगर आप रिपीटिशन से भी सुनते हैं तो आप में एक इंटरेस्ट जो है वो आपके अंदर डेवलप होता है। आप उसे हर बार जो है नए तरीके से सुन सकते हैं, बिकॉज ये चीज एक ऐसी है जो कनेक्टिविटी जो है पैदा करती है। अब आप देखिए कि एक दरवेश को सिकंदर आजम जो कि दुनिया को फतह कर चुका था, एक दरवेश के पास जाता है और दरवेश को कहता है कि देखो मैंने कमाल कर दिया। तो दरवेश ने कहा तुमने क्या कमाल किया? तो सिकंदर आजम ने कहा मैंने दुनिया को फतह कर दिया। तो मैंने कमाल ना कर दिया? दरवेश ने कहा। अब दरवेश किस हालत में बैठे थे, मुलाहिजा करें कि दरवेश खुश्क रोटी को पानी में डुबो कर खा रहे थे और खाते हुए उन्होंने फरमाया कि तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो, तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। सिकंदर आजम ने कहा किया और आपने कहा मैं आपके गुलाम का भी गुलाम हूँ, कैसे? तो दरवेश ने कहा कि भी गुलाम, यानी तुम नफ्स के गुलाम। और जिस वजह से नाम कमाता है, अगर वो उसको ऊपर रखता है तो इसका मतलब वो नफ्स को खुश कर रहा है। तो दिस स्टोरी टेक्स लेसन। ये एक ऐसी स्टोरी है जिससे आप लेसन ले सकते हैं। ये स्टोरी स्ट्रक्चर्ड थी। अब स्टोरी टेलिंग की जो क्वालिटीज हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने स्टोरी टेलिंग के दौरान एज अ स्पीकर सेट करनी है, वो क्या है? आपकी स्टोरी वाज़ेह हो, क्लियर हो, एक स्ट्रक्चर में हो, एक फॉर्मूले। आपको पता होना चाहिए वाइल टेलिंग स्टोरी कौन सा डायलॉग कब और किस तरह डिलीवर करना है। एक स्ट्रक्चर, एक आपके पास टेम्पलेट होना चाहिए। इसके अलावा आपकी स्टोरी सिंपल और शॉर्ट होनी चाहिए। अगर बहुत लॉन्ग स्टोरी है तो उसको आप शॉर्ट करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे आपने बीइंग अ स्पीकर एक बुक कंसल्ट की और उस बुक में आपने किसी प्लेयर पे पूरी बुक पढ़ ली, या जैसे मेरी इंस्पिरेशन ईदी साहब है तो मैं तो ईदी साहब को पढ़ने के लिए जहां से मिलेगा मवाद पढ़ूंगी। लेकिन मुझे जब एज अ स्पीकर ईदी साहब को बताना है तो मुझे कैसे बताना है? 3 to 4 लाइंस में। ये है असल चीज पब्लिक स्पीकिंग में, कि अगर आपको कंसाइजली शॉर्टली बताना पड़ रहा है, स्टोरी टेलिंग को भी लेके, हालांकि स्टोरी टेलिंग में चीजों को
कंसाइज करना, शॉर्ट करना, जबकि एक मुसन्निफ ने जो खोल के बयान किया है बहुत मुश्किल होता है। इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, इट रिक्वायर्स टाइम। आपको अच्छा खासा अपना टाइम लगाना पड़ता है, देन आप जाके कंटेंट को शॉर्ट करते हो। अब कंटेंट को शॉर्ट करते हुए हमें अंदर से ऐसा मिसाला नहीं निकालना जिससे हमारी स्टोरी बदजायका हो जाए। ऑल दैट पॉइंट्स दैट आर रियली वेरी नेसेसरी वो आप नहीं निकाल सकते। तो अगर वो 10 पॉइंट्स हैं तो उनको कैसे कुछ 2 या 3 को मर्ज कर सकते हैं आप? दिस इज द ट्रिक ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। आपको ये प्रैक्टिस के साथ, मैंने एक चीज पहले भी कही थी कि मेरे लेक्चर आकिब साहब मेरे साथ देते रहे हैं, लास्ट लेक्चर उनका आखिरी था, तो उनके लेक्चर्स या मेरे लेक्चर से पब्लिक स्पीकिंग नहीं आएगी। पब्लिक स्पीकिंग पब्लिकली स्पीकिंग से ही आएगी। आप पब्लिक स्पीकिंग क्या है कि आपके साथ जो बंदा बैठा है वो रूड है, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन उसको कन्विंस करके आप कैसे उसको कन्विंस करते हो ताकि वो आपकी बात सुने। प्लस ऐसा इंसान जो आपकी बात सुन रहा है तो वहां आपने कैसे खुद पे होल्ड करके उससे भी मौका देने के वो बोले, ये सारा पब्लिक स्पीकिंग आता है। पब्लिक स्पीकिंग का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप एक पोडियम पे खड़े हैं और आपके सामने 5000 6000 की ऑडियंस है, ठीक है। तो पब्लिक स्पीकिंग के वर्ड को भी समझे जो न्यू लोग हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे आई हूँ कि आपकी अपने घर वालों के साथ, पेरेंट्स हैं उनके साथ आपने कैसे बोलना है, अपने अपने बहन भाइयों के साथ कैसे बोलना है, फ्रेंड्स के साथ वेरी करता है। पब्लिकली आप कैसे बोलते हो ये सारा पब्लिक स्पीकिंग है। कहाँ गुस्सा आ रहा है लेकिन आपने उसे मैनेज किया, पब्लिक स्पीकिंग है। ठीक है, जो मैंने बात की है कि शॉर्ट होनी चाहिए, आपकी सिंपल होनी चाहिए, आपकी स्टोरी स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, इसके साथ साथ रिलेटेबल होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। अब यहाँ पे रियल पे थोड़ा सा तजाद होगा आप लोगों में से बहुत से लोगों को कि हम तो मूवीज जो देखते हैं या जो हम ड्रामास देखते हैं सारे रियल नहीं होते, बहुत कम ऐसे होते हैं नॉवेल्स जो कि किसी की लाइफ पे होते हैं, बहुत ज्यादा सारे ऐसे होते हैं जो रियल नहीं होते। तो रियल वर्ल्ड का क्या मतलब है कि वो सोसाइटी में इश्यू पाया जाए जिसपे आप स्टोरी बता रहे हो। अब मैंने जैसे सिकंदर आजम का कहा तो ये एक रियल स्टोरी थी, दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी एंड रियल स्टोरी। शाहरुख खान साहब हैं, कासिम अली शाह साहब हैं, उनकी लाइफ में अगर कोई स्टोरी बनाएगा तो वो एक रियल होगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा खुद से भी ऐड किया होगा, सिर्फ ये बताने के लिए कि सक्सेसफुल इंसान किस तरह से सक्सेस अचीव करता है। तो बस आपकी जो स्टोरी होनी चाहिए उसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली बहुत ज्यादा इंक्लूड होने चाहिए, दैट इज रिलेटेबल एंड रियल। आप रिलेट भी कर सको उसको। कासिम अली शाह पे आपने स्टोरी लिख दी, एक बुक लिख दी उनके ऊपर और उसको नरेट कर रहे हैं आप, तो वो रिलेट करे, वो रियल। ठीक है, ये बात है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट एरिया आता है वो आता है जी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज इज रियली वेरी नेसेसरी। अब बॉडी लैंग्वेज के अंदर कुछ और चीजें ऐड होती हैं। यहाँ पे मैं एक चीज कोट करती चलूं जो आपको जरूर याद रखनी है, वो ये है कि योर बॉडी लैंग्वेज इज इंक्लूडेड 55% इन योर पब्लिक स्पीकिंग। आपकी पब्लिक स्पीकिंग के अंदर जो किरदार आपकी बॉडी लैंग्वेज का वो 55% है। मिसाल के तौर पे ऐसे करके बैठ जाती हूँ और मैं बोलने लग जाती हूँ, ठीक है ना, मैं फेशियल एक्सप्रेशन दे रही हूँ, ना मेरा कोई आई कांटेक्ट है, ना मेरे हैंड्स की मूवमेंट है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप बहुत जल्दी सो जाएंगे और हो सकता है लेफ्ट भी कर जाए। आप कहें मैंने ये मीटिंग अटेंड ही नहीं करनी, मैंने ये लेक्चर ही लेना, क्योंकि मजा ही नहीं आ रहा। क्योंकि जो आपकी सबसे पहला प्रेजेंटेटर होता है वो स्पीकर खुद होता है। उसके बाद बाकी जो चीजें अभी आएंगी ना कंपोनेंट्स में आप देखेंगे, वो भी एक प्रेजेंटेशन में अहम रोल प्ले करता है। लेकिन आपने अगर प्रेजेंटेटर को ही हटा दिया, आपने स्पीकर को ही हटा दिया, तो आपकी सारी स्पीच जो है वो 0% हो जाएगी। तो स्पीकर का बड़ा रोल है। अब बॉडी लैंग्वेज में डिफरेंट चीजें आती हैं, आपके हैंड्स और आर्म्स की मूवमेंट, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, योर आई कांटेक्ट, योर बॉडी रिप्लेसमेंट। बॉडी प्लेसमेंट, बॉडी को आपने एक ही जगह पे, आप यहाँ पे हमारी एक मजबूरी है कि मैं मूव नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि दिस इज ऑनलाइन सेशन। अदरवाइज क्या होना चाहिए, पोडियम के पीछे खड़े होके नई स्पीच दें, क्योंकि उससे ऑडियंस जो है वो इग्नोर होगी, वो इग्नोरेंट बिहेवियर अपना वो सोचेगी कि स्पीकर इग्नोर कर रहे हैं हमें, स्पीकर को डाइस या पोडियम जो भी है वही पे आ रहा है, उसी को चिपक के वो खड़ा है और वो
हमारे साथ खुद को कनेक्ट करने ही नहीं चाह रहा। आपके शेर, आपकी बातें, आपकी स्टोरी टेलिंग सारी जो है वो फिर धड़ी की धड़ी रह जाएगी जब आप अपना आप जो है वो ऑडियंस के साथ इंट्रोड्यूस नहीं करवाते। एक फ्रेंडशिप और इंटरेक्टिव बिहेवियर आ जाता है जब आप ऑडियंस के अंदर जाते हो। आप एंड तक जो ऑडियंस में लोग बैठे उनको जाके आप मुखातिब करते हो। यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगी, अगर कोशिश तो करें कि जो आपकी ऑडियंस आ रही है उसमें 10 to 15% या 10 to 20% रेशियो ऐसी होनी चाहिए जो कि आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है कि कौन से लोग आने वाले। अब स्पीकर को होता भी है पता, लेकिन जब स्पीकर्स बहुत ज्यादा उनका नाम हो जाता है तो उनको नहीं पता होता कौन आने वाला है उनको सुनने के लिए, लेकिन उनको मैनेजमेंट टीम का पता होता है। तो स्पीकर्स क्या करते हैं, आप लोगों ने अगर मोटिवेशनल लेक्चर्स या दूसरे लेक्चर्स सुने होंगे तो उसमें आपने एक चीज देखी होगी कि स्पीकर्स नेम्स के साथ मुखातिब करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे हैं शाकिर अवान से हैं, तो मैं कहती हूँ देखिए शाकिर अवान, मैं अब जो बात करने वाली हूँ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर सलीम, आपको समझ आ रही है? तो आप ये जो 2 पर्सन हैं जिनका मैंने नाम लिया, आप यकीन करें इनको खुशी हुई होगी। आपको एक अंदर से आपकी खुशी निकलती है कि मेरा नाम लिया गया इतने लोगों के आगे, चाहे वो इतने लोग 5 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 15 हैं, आपको खुशी होती है बिकॉज आपको अपने नाम से मोहब्बत है। हमें जो दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत है ना वो हम अपने नाम से होती है। तो बेस्ट पब्लिक स्पीकर वो है जो कि अपना एक इन्फ्लुएंस डालने के लिए, अपना असर ऑडियंस के ऊपर डालने के लिए उसका नाम लेता है। फिर वो क्या करता है, ऑडियंस फॉर एग्जांपल अगर तो रोज में बैठे हैं तो आपके लिए आसान है, और अगर सेक्शंस में ऑडियंस बैठी है, फॉर एग्जांपल अब ये 4 कॉर्नर हैं, इस कॉर्नर में टेबल्स लगी हुई है, फिर इस कॉर्नर में लगी हुई है, फिर इसमें और फिर इसमें, इस तरह 4 कॉर्नर्स में टेबल्स लगी हुई है, ठीक है, और ऑडियंस इस तरह से बैठी है। तो आपने हर टेबल पे जाके उसकी ऑडियंस से मुखातिब होना है और किसी एक पर्सन को जाके फोकस करना है 5 to 6 सेकंड, ठीक है, आप फोकस करें, उसको अच्छा लगेगा। उसी तरह जैसे आपने नाम लिया था तो अच्छा लगा, मैंने कहा सुमैया, मैंने कहा यासिर, ठीक है, तो अच्छा लगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप जाके ये सारा आपकी बॉडी लैंग्वेज में आता है कि आप गए, आपने किसी स्पेसिफिक बंदे को जाके फोकस किया और उसको कहा बात समझ आ रही है ना आपको, दिस इज पब्लिक स्पीकिंग। वो देखिए हो गया, मैं तो सर की फैन हो गई हूँ, मैं तो मैम की फैन हो गई हूँ। मैम ने ना मुझे समझाया है, मुझे आज तक किसी ने ऐसा नहीं समझाया। हो सकता है वो बंदा, आपको हंसी भी आएगी, नहीं हो सकता है वो बंदा दुनिया जहान का इग्नोरेंट हो, हर कोई उसको इग्नोर करता हो, आपने जाके उसको थोड़ी जो सेकंड्स वाली इज्जत दी है ना उसको बहुत अच्छी लगेगी, यकीन मानिए। ये सारे ट्रिक्स है पब्लिक स्पीकिंग के, और ये जितने भी स्पीकर्स हैं अगर आप उनको सुने तो जो बंदा इनहेल कर रहा होता है ना इन्फॉर्मेशन को, उसको समझ आ रही होती बात की कि वो क्यों कर रहा है पब्लिक स्पीकर, वो तो नहीं होता, या वो जिसको कह रहा होता है वो उसकी खाला की बेटी या मामू का पुत्र भी नहीं होता, ठीक है। वो किस लिए कह रहा होता है, बिकॉज ही और शी वांट्स टू ग्रैब द ऑडियंस, वो चाह रहे हैं कि कनेक्टिविटी क्रिएट हो। आपके फिर फेशियल एक्सप्रेशन जैसे ही, याद रखिएगा ऑडियंस का जो लाइव फीडबैक होता है ना वही असल फीडबैक होता है, और वो की बॉडी लैंग्वेज। मैंने स्माइल किया माफिया को तो माफिया भी स्माइल करेगी, ठीक है। दिस इज रिलेटेबल एक्सप्रेशन कि वो जैसे ही मेरी स्माइल देखेगी तो वो भी स्माइल करेगी, मुझे फीडबैक वहीं पे मिल गया, वहीं पे मेरी जो मेहनत थी या जो भी मेरी अभी तक की कोशिश थी वो सारी उसको मुझे समझ मिल गया। बाद में मुझे फीडबैक लेने की जरूरत भी नहीं है कि मैंने कैसा इनपुट दिया, आपको अच्छा लगा। तो ये सारी चीजें जो है ना ये सीखनी है। अच्छा, अब ये दोबारा कहूंगी कि ये आप छोटे से क्लासरूम से लेके थाउजेंड्स लैक्स तक की ऑडियंस में इंप्लीमेंट करेंगे तो आप ऑडियंस को अपना बना लेंगे। ऑडियंस आपके पास फिर इंडिविजुअली लोग आपके पास आना चाहेंगे। और दूसरा जो फीडबैक एक होता है ड्यूरिंग सेशन या ड्यूरिंग वर्कशॉप, जो आपको ऑडियंस फीडबैक दे रही होती है बिकॉज ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ योर कंटेंट, एक वो फीडबैक होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कि आप ऑडियंस जो है वो कह रही होती है नेक्स्ट टाइम भी मैंने इस स्पीकर को सुनना है। और फिर एक फीडबैक होता है वो भी बॉडी लैंग्वेज और कंटेंट सबका मिक्सचर होता है, और वो फीडबैक लास्ट में लोग देते हैं, ठीक है। वो अपने माइंड में उनके नक्श हो जाती है लाइंस, और वो लाइन जो है, जैसे मैंने एक लाइन बोली थी
कि दरवेश ने सिकंदर आजम से कहा तू मेरे गुलाम का भी गुलाम है। हो सकता है कि ऑडियंस में से किसी ने इस बात को, अब मैंने कहा, उसके जहन में बैठ गई। तो अब ऑडियंस कैसे फीडबैक देगी? मैं आपको बता दूं, फीडबैक देने के बहुत से तरीके हैं। तो ऑडियंस आपको आपकी लाइंस बोल के फीडबैक देगी। जैसे शायरी सुनी है अभी आपने, तो शायरी में दाद देने का एक तरीका क्या है? जैसे मैं एक शेर पढ़ती हूँ, बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवास मगर रखती है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको ना पहली लाइन बहुत अच्छी लगी, तो आप दाद कैसे देंगे? आप कहेंगे बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, क्या कहने में, ये तरीका। तो आपको आपकी ऑडियंस ऐसे आके दाद देगी। और अगर आपको एक दिन ऐसी दाद मिल गई तो आप समझे आपने काम कर दिया, आपका आपकी जो ड्यूटी थी वो पूरी हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ आते हैं, दैट इज टोन ऑफ वॉइस। पहले इसको थोड़ा सा मैं डिफाइन अगर करूँ तो टोन ऑफ वॉइस क्या है? टोन ऑफ वॉइस आपकी वॉइस का लो होना और हाई होना विद इसको म्यूजिकल टर्म्स में वैसे लिया जाता है। लेकिन आप वाइल स्पीकिंग, जब आप एज अ पब्लिक स्पीकर आप कहीं पे आप खुद को प्रेजेंट करते हैं, तो अभी आप देखें कि मैं पहले कैसे बोल रही थी और अब मैं धीमा हो गई हूँ। पहले मैं एक्साइटेड थी, जब मैं बॉडी लैंग्वेज का बोल रही थी तब मैं एक्साइटेड थी। जब आप कोई शुरू करते हैं कोई भी टॉपिक, तो उसमें हो सकता है कि आप अपनी टोन ऑफ वॉइस, जिसमें डिफरेंट चीजें भी आ जाती हैं, आगे हम अभी डिस्कस करते हैं, वो आप लो रखते हो या हाई रखते हो। आपने अब एक चीज सिलेक्ट कर लेनी। आपने देखा होगा कि होस्ट को देखा होगा, कुछ होस्ट आते हैं और आके ही वो अच्छा खासा धूम मचा देते हैं। मतलब आपने शोज भी देखे हैं डिफरेंट, तो उसमें भी क्या होता है कि आते साथ धूम मचा दी जाती है, या आते साथ ऐसा होता है कुछ होस्ट क्या करते हैं, वो धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं और फिर वो अपनी पिच को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हाई लेवल पे जाते हैं। इसमें कुछ चीजें आती हैं जैसे पेस। पेस एक टर्म है। पेस का मतलब है योर स्पीड ऑफ वॉइस। आप तेज तो नहीं बोल रहे बहुत ज्यादा। अब आप तेज कहाँ बोलते हो? जब आपकी सांस उखड़ रही होती है और आपको लगता है कि मैंने ये बात इसी सांस में कंप्लीट करनी है लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगी, तो आप क्या करते हो? जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर दो। अब आप जल्दी जल्दी जो बोल रहे हो, उससे क्या होता है, ऑडियंस की तरफ, ऑडियंस को ये लगता है कि आप घबरा रहे हो, आप फियर की कंडीशन में हो, या आप जो बोल रहे हो आपका माइंड ब्लैंक हो गया है, या इस तरह का तासुर जाता है ऑडियंस को। ठीक है, क्योंकि ये अच्छा नहीं होता कि आप किसी भी बात को, या फॉर एग्जांपल ऑडियंस में से कोई भी आपको कहता है कि मैम सर आपने जो बोला वो मुझे समझ नहीं आया, तो यूजुअली क्या होता है, स्पीकर्स उसको आप रिप्लाई में जब उसी बात को बोलते हैं तो वो तेज बोलते हैं। ये जो तेज बोलना है ये शो कर रहा है कि आप पजल हो, आप घबरा गए। ठीक है, फिर बात करते हैं पिच की। पिच में मैंने पहले भी डिस्कस किया कि आप हायर नोट्स पे कब जाते हो, आप लोअर नोट्स पे कब आते हो, और ये डिपेंड करता है स्पीकर पे खुद के वो। लेकिन जो अच्छे जो मर्द हजरात हैं, उनकी पिच वॉइस की जो होती है वो लो होती है। उनकी 120 हर्ट्ज होती है और 240 हर्ट्ज होती है फीमेल्स की। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग के लिए जो बेस्ट पब्लिक स्पीकर्स हैं, वो जो अपनी पिच को यूज करते हैं वो लोअर होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छे पब्लिक स्पीकर बने, तो हमें इस चीज की भी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जब हम हायर पिच पे जाते हैं तो क्या होता है, हम बहुत जल्दी हम थक जाते हैं, और जब हम बहुत जल्दी थक जाते हैं तो हम अपना कंटेंट पूरा डिलीवर नहीं कर पाते। और फिर अंदर एक अब फियर दो टाइप्स का होता है। फियर का वैसे टॉपिक डिस्कस हो गया तो इसके अंदर आ रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि जैसे ही आप वो चीज जो कि आपको आराम से बतानी चाहिए, आप हाई लेवल में बताते हो, तो क्या होता है, फियर क्रिएट होता है अंदर से। इंटरनल फियर होता है, एक एक्सटर्नल फियर होता है। एक्सटर्नल फियर होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी स्पीच के अंदर कोई ऐसी पर्सनालिटी तशरीफ लेके आई है कि आपको वो पसंद कर दे, या इन्वायरमेंट में कोई ऐसा फैक्टर हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं ग्राउंड में स्पीच दे रहे हैं और जो क्लाइमेट्स इफेक्ट हैं उनकी वजह से आप पजल हो सकते हैं। ठीक है, ये एक्सटर्नल है, या ऑडियंस में कोई आपको छेड़ रहा है और आप उससे पजल होते हैं, तो ये सारी चीजें जो एक्सटर्नल फियर में आती हैं। इंटरनल फियर यही होता है कि जब स्पीकर
खुद को अपनी वजह से नहीं संभाल पाता तो फियर क्रिएट होता है। उसको पता चलने लग जाता है कि जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोलना है वो मेरे माइंड से स्किप हो गया। उसको ओवरकम कैसे करना, उसको ओवरकम करने के भी तरीके हैं। आपको अगर वो पॉइंट माइंड में नहीं आ रहा तो जो आप डिस्कस कर रहे हो कोशिश करें कि उसमें आप वो कमी पूरी कर दें। और अगर आपको भूल गया है तो उसका तरीका यह है कि उसको स्किप कर दें उस पार्ट को। अगर वो रिलेट नहीं कर रहा और उसकी ऑडियंस को ये सेंस नहीं जा रही कि एक पॉइंट मिस हुआ है तो आप आराम से मिस कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी स्पीच को खराब नहीं करना। आप उस पॉइंट को मिस कर दें जो आपको भूल गए। डोंट से सॉरी, बिकॉज ऑडियंस पे तो ये इंप्रेशन यही नहीं कि आप भूले हो, क्योंकि अगर आपने सॉरी कर दी तो वो ये सोचेंगे क्यों सॉरी की, फिर आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि जनाब आगे एक पॉइंट था जो मैं मिस कर चुकी हूँ। तो आपने जो पॉइंट मिस भी किया है तो इट्स ओके। हो सकता है जब आपकी पहली स्पीच होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी तो उसमें ये काम होगा, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग जो है वो प्रैक्टिस से आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आपकी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही फिर आप आगे बोल सकेंगे ऑडियंस के सामने, और फिर आप फिर ही बोलोगे। आप जस्ट पॉइंट्स अपने पास रखोगे। हमने मेथड्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग भी डिस्कस किया कि कौन से डिफरेंट मॉडर्न स्टाइल्स हैं पब्लिक स्पीकिंग के। तो उसमें एक जो स्टाइल है वो है नोट्स टेकिंग कैसे करनी है आपने पॉइंट्स की सूरत में। तो कुछ जो स्पीकर्स हैं वो माइंड में भी पॉइंट्स बना लेते हैं। आप पॉइंट्स पेपर पे बनाएं और आप उसकी प्रैक्टिस करें, और जब आप ऑडियंस के सामने जाएंगे उसमें स्टोरी टेलिंग आ जाती है, उसके अंदर कोटेशंस आ जाती हैं, उसके अंदर पोइट्री आ जाती है, डिफरेंट रेफरेंसेस आ जाते हैं। तो वो सारी भी अगर आप चाहते हैं कि आप उसके भी नोट्स बनाएं तो उसके बनाने के वो डिटेल्ड नोट्स बन जाएंगे। तो एक अच्छी अप्रोच है कि आप डिटेल नोट्स बना लें पहले। बाद में जब आपका नॉलेज, आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, आपको स्पीकर्स को सुनना पड़ेगा, जब आप ये सारी प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद आपके लिए कोई भी रेफरेंस कोट करना एट इंस्टेंट, किसी भी कोई एक टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है तो आप उस पर आराम से कोई भी रेफरेंस कोट कर सकते हैं, आपको मसला नहीं होगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है जी, आप नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पोस्चर। तो पोस्चर को हम बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा डिफाइन कर भी चुके हैं कि पोस्चर क्या है। आप किस पोज में खड़े हो, ठीक है, आपकी बॉडी प्लेसमेंट, आपको एक ही पोज में नहीं खड़ा होना। उसकी वजह मैं बता चुकी हूँ कि आपकी जो ऑडियंस है वो आपसे बोर हो जाएगी, और जैसे ही ऑडियंस बोर हो जाएगी तो वो आपकी स्पीच छोड़ के चली जाएगी, और नेक्स्ट टाइम के लिए वो ये सोचेंगे कि हमने स्पीकर को नहीं सुनी। ठीक है, तो अपना इंप्रेशन अच्छा डालने के लिए आपको ये जरूरी है कि आपका जो बॉडी पोस्चर है उसमें वेरिएशंस आए ताकि लोगों को अच्छा लगे। और वेरिएशन बॉडी पोस्चर में लेके आने के लिए ह्यूमर एक बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करता है। जब आप थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करते हैं, और ह्यूमर जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के पोस्चर को स्विच कर देता है। ठीक है, दिस इज बेस्ट अप्रोच। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज विजुअल एड्स। अच्छा, कहा जाता है कि इमेजेस जो हैं वो माइंड को डायरेक्टली समझ आती है। इवन योर माइंड वर्क्स ऑन इमेजेस। अगर मैं ये ऑडियो सेशन दे रही होती, मैं आपके साथ वीडियो में कनेक्टेड ना होती तो आप इतना रिलेट ना कर पाते, और हो सकता है आप जल्दी बोर हो जाते अगर मैं ऑडियो में आती। तो वीडियो का क्या है, अब इसकी एग्जांपल अगर हम मूवी से लें, या आप देखें कि आप मैचेस देखते हैं डिफरेंट, तो आपको वो दिखाए जाते हैं। अगर उनकी जस्ट कमेंट्री सुना दी जाए कि फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच हो रहा है तो उसकी जस्ट कमेंट्री सुना दी जाए आपको, तो क्या वो इफेक्टिव होगा, या आप जो लाइव मैच देखते हैं वो इफेक्टिव होगा? ऑब्वियसली आप जो लाइव मैच देख रहे हो वो इफेक्टिव। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ये चीज पता चलती है कि जो पिक्चर है या वीडियो है उसका इम्पैक्ट वर्ड्स से बहुत ज्यादा है। एक पिक्चर अपने अंदर 1000 वर्ड्स रखती है, एक पिक्चर की इतनी स्ट्रेंथ है। अगर एक और चीज मैं आपको बताऊं कि आपकी जो आपका जो एक वर्ड है, आपकी जो एक पिक्चर है सॉरी, वो 200 वर्ड्स का सब्स्टिट्यूट रखती है। आप 200 अल्फाज बोल दो, ठीक है, और आपकी जो एक पिक्चर है वो उसका सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक और चीज भी हमें ख्याल रखनी है कि विजुअल एड्स में प्रेजेंटेशन में जहाँ हम पिक्चर्स ऐड कर रहे हैं, एनिमेशंस ऐड कर रहे हैं, हम वहाँ पे वीडियो ऐड कर रहे हैं, तो कौन सा विजुअल एड है जो कि बेस्ट है? स्पीकर या प्रेजेंटेटर जो है वो बेस्ट विजुअल एड है।
जैसे पीछे सारा मैंने एक्सप्लेन किया ना, बॉडी लैंग्वेज जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो विजुअल एड्स हैं आपके, जो आपने ऑडियंस को डिस्प्ले करने। जितना इफेक्टिवली आप उनको डिस्प्ले करेंगे, ऑडियंस उतनी ज़्यादा आपके साथ रिलेटेड रहेगी और आपसे कनेक्टेड रहेगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी मनाल। बहुत शुक्रिया मैम आपका, आपने आज का टॉपिक अच्छे से डिस्क्राइब किया। हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं। ऑडियंस में से अगर क्वेश्चन है तो काइंडली वो इनबॉक्स कर दीजिए, चैट में सेंड कर दीजिए, वरना अपना माइक अनम्यूट कर लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी मैम, मेरा ये यहाँ पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसा कोई सवाल पूछ लेता है जो आपके मतलब टॉपिक से या उस चीज से जो आप बयान कर रहे हैं उससे रिलेट नहीं कर रहा होता, तो उस टाइम क्या करना चाहिए? एकदम से तो आपके दिमाग में नहीं आती ना उससे रिलेटेड चीजें। जी, अब ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसका बिल्कुल शॉर्ट सा आंसर है कि दिस इज़ नॉट रिलेटेबल टू माय टॉपिक। ठीक है, तो आप कहें कि जब ये टॉपिक डिस्कस होगा तो आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। और अगर आपके माइंड में आंसर आ रहा है तो अव्वल तो वो प्लेटफॉर्म जिस टॉपिक के लिए कंडक्ट किया गया है उन्होंने उस टॉपिक को ही नहीं टच किया, तो हम आंसरेबल नहीं है। तो अगर तो आपके पास आंसर है तो आप दे दें, लेकिन बेस्ट अप्रोच क्या है वो यही है, जो सेंसिबल बंदा है वो यही कहेगा कि आपने टॉपिक से हट के क्वेश्चन किया। तो जब ये टॉपिक डिस्कस होगा तब आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मैम, हमारे पास टाइम 1 मिनट से भी कम रह गया है। आपका बहुत शुक्रिया। अगर किसी का क्वेश्चन होगा तो वो ग्रुप में कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग ग्रुप में, या वैसे मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, ग्रुप में सब जिनके मैसेज होंगे। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन, टेक केयर। थैंक यू वेरी